नमस्कार साथियों, एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो साथियों, हमने पिछले वीडियो में बात की राजस्थान के भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हम बात कर रहे थे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के बारे में, जिसका बराबर दो भागों में बांटकर अपन अध्ययन कर रहे थे। एक भाग था राजस्थान का शुष्क मरुस्थल प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। कल बात की थी हमने शुष्क मरुस्थल की, आज बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश की। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश की। देखो साथियों, हमने बात की थी कि राजस्थान को बराबर दो भागों में 50 सेंटीमीटर वर्षा, या फिर जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बराबर दो भागों में बांटती है। तो हमने बात की थी जो शुष्क मरुस्थल प्रदेश था उसमें 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, और इसकी जो वर्षा है वो है 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा। ये जो रेखा है या जो ये मरुस्थल है अर्धशुष्क, ये अरावली और जो शुष्क मरुस्थल प्रदेश है उसको अलग करता है। जैसे ये है अपनी अरावली, ये क्या है? अरावली। जो हमने कल बात की थी, जो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की जो लगभग 61.11% क्षेत्रफल रखता है या स्थान रखता है, तो इसकी बात करते हैं। इसका कल अध्ययन हो गया था हमारा, ये जो शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थल प्रदेश। आज बात इसकी, तो इसको जो अपन अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। जो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है इसका अपन 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तो 4 भागों में देखो, ऐसे इस प्रकार से 4 भागों में बांट के अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे अपन 1 नंबर के स्थान की बात करें तो यह है लूनी बेसिन, या जो लूनी नदी है जो उस अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है, उसके जो आगे बाड़मेर, पाली, जोधपुर, सिरोही क्षेत्र तक आगे बहती है, उसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। और इस जो लूनी नदी है इसका जो पानी का जो बहाव है या प्रवाह क्षेत्र है, इसे गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अपन इस लूनी बेसिन को अपन गोडवाड़ बेसिन भी कह सकते हैं, गोडवाड़ बेसिन भी कह सकते हैं। और इसमें जो जिले आते हैं वो है पाली, जोधपुर, बाड़मेर और सिरोही। जो लूनी नदी है इसके जो प्रवाह क्षेत्र है, जो गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है, लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उसमें जो जोधपुर है, पाली है, इस तरफ का जो क्षेत्र है वो लूनी बेसिन के अंदर है। जो बीच वाला भाग 2 नंबर की बात करें अपन, 2 नंबर की बात करें तो नागौरी या नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि दूसरा पार्ट है नागौर उच्च भूमि। इस नागौर उच्च भूमि की बात करें अपन तो इसकी 2 विशेषताएं हैं। एक तो कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी। देखो साथियों,
कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी, जो अजमेर और नागौर का जो क्षेत्र है उसमें पानी जो जमीन के नीचे पानी है उसमें जो फ्लोराइड की अधिकता है, तो फ्लोराइड की अधिकता होने से वहाँ के लोग जल्दी, एक तो उसकी जो कमर हड्डियों में दर्द होने लग जाता है और कमर नीचे जल्दी झुक जाती है, या अपन कह सकते हैं कि वहाँ के लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो इसे जो उस वजह से इसे क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी। बांका पट्टी जो अजमेर और नागौर का जो क्षेत्र है, अजमेर और नागौर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कह सकते हैं। इस स्थान की जो पानी है उसमें सर्वाधिक जो फ्लोराइड की अधिकता है, इस वजह से क्या है, अपन कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें इसके आगे तो नागौर जो जिला है, नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें जो पंचमदरा है, कई प्रकार के नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। डीडोना है। आगे बात करें अपन इसकी, जो 3 नंबर वाला है इसका बात करें शेखावाटी अंतःभूमि। शेखावाटी अंतःभूमि, जो शेखावाटी क्षेत्र है, शेखर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र है, इसको अलग रूप से बांटा गया है। इसमें बात करने को साथियों अपन एक तो बात करें जोड़ की, किसकी, जोहड़ की, या बात करें सर की, या बात करें अपन बीड़ की। बीहेड अलग होता है, बीड़ अलग होता है। जोड़ की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं हैं, पानी के जो कच्चे कुएं हैं उन्हें अपन जोड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जो जोड़ है, शेखावाटी में कच्चे कुएं, शेखावाटी जो क्षेत्र है उसमें जो मिट्टी के कच्चे कुएं होते हैं पानी के लिए, उन्हें अपन जोड़ कहते हैं। जो सर है, सर जो शेखावाटी क्षेत्र में गांव है, गांव के जो बाहर बरसात या मौसमी पानी होता है उसका जो बाहर निकल के गांव के बाहर जोड़े में इकट्ठा होता है, उसे अपन सर कहते हैं। जो तालाब बन जाता है, तालाब जो मौसमी जो पानी होता है, मानसून का जो पानी होता है वर्षा के द्वारा, जो गांव का पानी जो निकल कर बाहर जोड़े में इकट्ठा हो जाता है या तालाब बन जाता है, उसे सर कहते हैं। और बीड़, जो बीड़ क्या होता है कि जो झुंझुनू क्षेत्र में सर्वाधिक बीड़ पाए जाते हैं, जो झुंझुनू जिला है उसमें सर्वाधिक बीड़ पाए जाते हैं। बीड़ जो चारागाह भूमि होती है, जो पशुओं को चराने के लिए, उस चारागाह भूमि को बीड़ कहते हैं। चारागाह भूमि को। और सर्वाधिक बीड़ कहाँ है, झुंझुनू में। कहाँ पे है, झुंझुनू में। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को कहा जाता है तो क्या कहते हैं, जोहड़। या तालाब जो मानसूनी जो पानी बढ़ता है उन्हें क्या कहते हैं, सर। और जो चारागाह भूमि होती है उसे कहते हैं बीहेड, बीड़। बीड़ अलग होता है, बीड़ जो सवाईमाधोपुर धौलपुर के जो चंबल नदी के जो बहाव से जो खड्डे हैं उनको बीड़ कहा जाता है। चौथा है गग्गर। गग्गर का मैदान। देखो साथियों, जो गग्गर नदी है, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में गंगानगर जो प्रवाहित होती है उसके द्वारा जो मिट्टी होती है रेतीली, रेतीली या अपन बोल सकते हैं कच्छारी, रेतीली या कच्छारी। और जो इस यहाँ की जो मिट्टी है वो पीले रंग की, कैसी है, पीले रंग की। और जो इस नदी के द्वारा जो बहाव क्षेत्र है इसे नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाली। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गगन नदी का जो बहाव क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता है, पानी जो नदी के बहाव क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, नाली। दोबारा से देखो, अर्ध शुष्क उत्तर प्रदेश की बात की, इसकी वर्षा है 25 से 50 सेंटीमीटर है।
और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है वो अरावली को और शुष्क मरुस्थल प्रदेश को अलग करता है। जो बीच में से ये अरावली रह गई और ये शुष्क मरुस्थल प्रदेश रह गया, इसके जो बीच में से, और ये रह गई 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और ये रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। फिर बात करें इसको 4 भागों में बांट कर। पहला था लूनी बेसिन या गोडवाड़। जो लूनी नदी के जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसे गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। इसके बारे में आगे बात करें तो पाली, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही क्षेत्र में के क्षेत्र को जो गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। आगे बात करें नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में जो एक तो कुपड़ पट्टी या बांका पट्टी जो अजमेर और नागौर में होती है, ये जो फ्लोराइड, जो फ्लोराइड पानी है, पानी में फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण यहाँ के व्यक्ति जल्दी बूढ़े हो जाते हैं या जल्दी बुजुर्ग हो जाते हैं। आगे बात करें नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। शेखावटी अंतर्भूमि, इसकी बात की हमने। शेखावटी में एक तो जोहड़, एक सर और एक बीड़। जोड़ क्या होते हैं? जो कच्चे कुएं हैं मिट्टी के बने या पानी के जो सिंचाई के स्रोत हैं उनके बने जो कुएं होते हैं उन्हें जोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोड़ कहा जाता है। फिर बात करें सर। सर क्या होते हैं? जो मानसूनी वर्षा का जो पानी होता है वो गाँव के बाहर खड्डे में इकट्ठा हो जाता है तो या तालाब का रूप ले लेता है, वो होता है सर, या तालाब को कह सकते हैं अपन सर। फिर बीड़ क्या होते हैं? जो बीड़ होती है जो गांव के जो बाहर जंगलों की तरफ जो चारागाह भूमि होती है पशुओं को चराने के लिए, उसे बीड़ कहा जाता है। आगे बात करें करते हैं साथियों, इनके अपने लगभग जो महत्वपूर्ण विशेषता है या जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कुपड़ पट्टी क्या है या पलाया झील क्या है, खड़ीन क्या है, अरण्य टाट क्या है, इस प्रकार की जो क्वेश्चन है अपन बात करते हैं आगे। ये तो हो गया अपना शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। अब जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे कई बार लगभग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिससे बात करते हैं सबसे पहले अपन खड़ीन या पलाया। खड़ीन या पलाया, देखो साथियों, खड़ीन या पलाया क्या होती है? जो मरुस्थल क्षेत्र है, इन मरुस्थल क्षेत्र में वर्षा का जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे यहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, इन जो अस्थायी जिले, ये होती है अस्थायी जिले, और इन जो वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है इन्हें अस्थायी जिले कहते हैं, और इन अस्थायी जिलों को ही खड़ीन या पलाया कहते हैं। और ये सर्वाधिक अस्थायी जिले जैसलमेर जिले में, कहाँ पे? जैसलमेर जिले में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि खड़ीन और पलाया जिले सर्वाधिक होती है या सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो कहाँ? जैसलमेर। होती क्या है? जो मरुस्थल है या बालू का स्तूप है उनके बीच में जो हमादा रूप में चट्टान पाई जाती है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो अस्थायी झीलें होती है। और इन्हें जो पालीवाल ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मण खेती के रूप में काम में लेते हैं। जो पालीवाल जो ब्राह्मण जैसलमेर के, वो इन जिलों को खेती के रूप में काम में लेते हैं, जो रबी की फसल के रूप में, जो रबी की फसल चना, जो सरसों और गेहूं, जो रबी की जो पालीवाल जो ब्राह्मण जैसलमेर के, वो इन जिलों को सिंचाई के रूप में
काम में लेते हैं। जो रबी की फसल, वर्षा के बाद जब भी रबी की फसल काम में लेते हैं, रबी की फसल में चना है, जौ है, सरसों है, गेहूं आदि की बुआई में सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं। आगे बात करें जो रण या टाट, रण या टाट, देखो साथियों रण या टाट क्या है, जो मरुस्थल क्षेत्र है उसमें मरुस्थल क्षेत्र में बंजर दलदली या अनउपजाऊ जो भूमि है, जो जैसलमेर क्षेत्र है सर्वाधिक ये रण या टाट जैसलमेर में पाई जाती है। तो मरुस्थल भूमि है उसमें बंजर भूमि या फिर दलदली भूमि या अनुपजाऊ जो भूमि है उसे अपन रण या टाट कहते हैं, रण या टाट। और ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। रण या टाट कहाँ है, मरुस्थल क्षेत्र बंजर में, जो बंजर भूमि या फिर दलदली भूमि या अनुपजाऊ भूमि उसे रण या टाट कहते हैं। और सर्वाधिक रण या टाट कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। आगे बात करें इसके आगे आकलवुड, फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क। देखो साथियों आकलवुड पार्क क्या है, जो जैसलमेर का जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो जैसलमेर और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कहाँ है, जैसलमेर और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जैसलमेर और बाड़मेर में। यहाँ पे जो विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म पाए गए हैं। और इन जीवाश्म लकड़ी के जो जीवाश्म है उनको आकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। जो लकड़ी के प्राचीनतम लकड़ी के विश्व में सर्वाधिक, विश्व में लकड़ी के जो जीवाश्म पार्क मिले हैं उनको ये आकलवुड फॉसिल पार्क कहा जाता है। और कहाँ मिले हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में। इसके आगे बात करते हैं अपन, देखो दोबारा से देखो खड़ीने पलाया जो जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। और जो मरुस्थल के बीच में जो वर्षा के पानी से अस्थायी रूप से झीलें बन जाती है और इन झीलों से जो पालीवाल जाति के ब्राह्मण होते हैं वो उनकी खेती के रूप में काम में लेते हैं उस पानी को। और जो रबी की फसल चना, जौ, सरसों, गेहूं आदि की बुआई करके सिंचाई के जल में काम लेते। आगे जो रण और टाट है वो है मरुस्थल के जो क्षेत्र है उसमें बंजर भूमि है या फिर दलदली भूमि है या फिर कैसे अनुपजाऊ भूमि है। इस भूमि को ही अपन क्या रण या टाट कहते हैं। और ये रण या टाट सर्वाधिक कहाँ होते हैं, जैसलमेर में। कहाँ है, जैसलमेर में। आगे बात करें आकलवुड फॉसिल पार्क, इसकी बात करें तो जो जैसलमेर और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहाँ पे जो लकड़ी के प्राचीनतम जो जीवाश्म पार्क पाए गए हैं उनके आधार पर क्या है, उनको आकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से जाना गया है। आगे बात करें देखो साथियों अपन कई बार विश्व जो रण और टाट की बात कर रहे थे तो कई प्रकार की जैसे रण और टाट है वो जैसे फलौदी है, फलौदी रण टाट कहाँ है, वो है जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में। पंचभद्रा है, पंचभद्रा बाड़मेर में। बाप है जोधपुर में।
ताल छापर है चूरू में, परियारी है चूरू में, फलोदी है जोधपुर में, पंचभद्रा है बाड़मेर में, बाप है जोधपुर में है, ताल छापर है चूरू में, और परियारी है चूरू में। यह कई प्रकार की जो रनिया टाट है वो देखने को मिलती है। या कई बार क्वेश्चन दे देता है कि ताल छापर स्थित है या परियारी स्थित है, बाप स्थित है, पंचभद्रा स्थित है। आगे बात करें इसके बारे में। आगे बात करें जलपट्टी। जलपट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र भी कह सकते हैं या फिर जलपट्टी भी कह सकते हैं। देखो साथियों, ये जलपट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र है वो जैसलमेर में, जैसलमेर में पोकरण जैसलमेर से, जैसलमेर में पोकरण जैसलमेर से और मोहनगढ़ जैसलमेर तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक फैली हुई है। इसकी जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है। जो जैसलमेर क्षेत्र है, जो पोकरण जैसलमेर से जो मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ये 60 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। जो पानी का एक स्रोत है, पानी की एक जलपट्टी है, पानी के ऊपर जमीन के जो मरुस्थल के बीच में एक जल की पट्टी है, और इस जल के पट्टी के ऊपर एक चंदन नलकूप है। क्या है? चंदन नलकूप, चंदन नलकूप। और इस चंदन नलकूप को राजस्थान का थार का गड़ा क्या कहते हैं? राजस्थान का थार का गड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का थार का गड़ा। जो चंदन नलकूप है इसे राजस्थान का थार का गड़ा कहते हैं। और है कहाँ? जो मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर पोकरण जैसलमेर तक जो जलपट्टी है 60 किलोमीटर लंबी जो जलपट्टी है, इसमें स्थित है चंदन नलकूप। और इस जगह जो हरियाली पाई जाती है, जो यहाँ पे जो हरियाली पाई जाती है, यहाँ पे जो गोडवाड़ा पक्षी है, जो गोडाउन पक्षी, जो गोडाउन पक्षी है, ये अपना अंडे देते हैं या फिर यहाँ पे निवास करते हैं। और जो इस जो घास पाई जाती है वो घास है सेवण, सेवण या लीलोण। जो इस क्षेत्र में जो घास पाई जाती है सेवण या लीलोण। देखो सर दोबारा बात करते हैं। पहले बात की हमने रन और टाट की। तो रन और टाट की बताया था मैंने कि जो राजस्थान के जो मरुस्थल क्षेत्र है उसमें जो अनुपजाऊ या लवणीय या फिर दलदली जो भूमि है उसे क्या कहते हैं? रण या टाट कहते हैं। टाट एक फलोदी, कई प्रकार टाट है। फलोदी है जोधपुर में, पंचभद्रा बाड़मेर में, बाप है जोधपुर में, ताल छापर है चूरू में, परियारी है चूरू में, थोप है बाड़मेर में, पोकरण है जैसलमेर में, पोकरण है जैसलमेर में आदि। आगे बात की जलपट्टी। जलपट्टी या फिर कह सकते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र। जो राजस्थान में जो मरुस्थल है भाग, वहाँ पे जो एक जल की जो एक पट्टी है 60 किलोमीटर लंबी। और इसका जो प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी बहती थी उसका अवशेष माना जाता है। जो सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं। और ये जो जलपट्टी है इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है। और ये है मोहनगढ़ जैसलमेर से प्रारंभ होकर पोकरण जैसलमेर तक। और जो इसके ऊपर जो जल का जो एक चंदन नलकूप है, और इस चंदन नलकूप को राजस्थान का थार का
गड़ा कहते हैं, और जो यहाँ पे जो हरियाली है वो हरियाली की जो घास है वो है सेवण या लीलोण घास। इसके आगे बात करते हैं अपन इसके आगे बात करते हैं दोरे या फिर पीवड़ा। देखो पहले बात करते हैं दोरे की। दोरे देखो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो लहरदार बालू का स्तूप है वो दोरे कहलाते हैं। किसे कहते हैं दोरे? जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो लहरदार बालू का स्तूप है उन्हें क्या कहते हैं? दोरे। लहरदार बालू का स्तूप दोरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दोरे कहलाते हैं। जो मरुस्थल क्षेत्र है उसमें जो लहरदार बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? दोरे कहलाते हैं। आगे बात करें दरियन की। दरियन की दोरे अलग हैं, दरियन है। दोरे क्या होते हैं? जो लहरदार बालू का स्तूप है वो दोरे कहलाते हैं। और जो लहरदार दोरे हैं दरियन क्या होते हैं? लहरदार बालू का स्तूप, उनका गतिशील होना या स्थानांतरित होना दरियन कहलाता है। गतिशील या स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? दरियन कहलाता है। देखो साथियों, दोरे और दरियन दोनों एक से वर्ड है। दोरे तो क्या होते हैं? जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं उन्हें दोरे कहते हैं। और जो लहरदार बालू का स्तूप है उनका गतिशील होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, या हवा के साथ में जो वायु चलन होता है उसके साथ में आगे चले जाते हैं, या गतिशील होना या स्थानांतरित होना, ये क्या कहते हैं? दरियन। जो दरियन है, जो बरखान, कल बता दें बरखान बालू का स्तूप, इनका सर्वाधिक योगदान होता है दरियन में। जो बरखान बालू का स्तूप है इनका सर्वाधिक योगदान है। कौन से का? बरखान जो बालू का स्तूप है इनका इनमें सर्वाधिक योगदान है, या फिर जो बालू का स्तूप में प्रयत्न होता है दरियन के द्वारा, इनका योगदान बरखान बालू का स्तूप का। आगे बात करें नकलिस्तान। नकलिस्तान देखो साथ में नकलिस्तान क्या है? जो मरुस्थल है, मरुस्थल में जो कई जगह पानी के जो स्रोत हैं वहाँ पे हरियाली उग जाती है। जो मरुस्थल है, मरुस्थल में कई जगह जलपट्टी है या जल का जो स्रोत होते हैं वहाँ पे उसके चारों ओर क्या होते हैं कि जो हरियाली उग जाती है, और उस हरियाली की वजह से क्या उसको नकलिस्तान के नाम से जाना जाता है। जैसे ये कोई पानी का स्रोत है और इस स्रोत के चारों ओर क्या है? हरियाली उग जाती है। हरियाली उग जाती है और इस हरियाली को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का नकलिस्तान या फिर मरुस्थल का नकलिस्तान। मरुस्थल का नकलिस्तान। दोबारा से देखो, लहरदार जो बालू का स्तूप दोरे कहलाते हैं। दरियन लहरदार बालू का स्तूप है जो आगे गतिशील होते हैं या स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें दरियन कहते हैं। नकलिस्तान जो मरुस्थल क्षेत्र है वहाँ पे कई जगह जल स्रोत है, वहाँ पे उनके चारों ओर हरियाली उग जाती है, और उस हरियाली की वजह से उस क्षेत्र को नकलिस्तान के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो पीवड़ा। पीवड़ा देखो, पीवड़ा एक सर्प की प्रजाति है या सांप की प्रजाति है। पीवड़ा है जो सांप की प्रजाति है और इसका रंग है पीला। कैसा है? पीला। और सर्वाधिक जैसलमेर पाए जाते हैं। कहाँ? जैसलमेर में। देखो इस पीवड़ा सर्प की वजह क्या है? इसका रंग होता है पीला, और ये जो बालू मृदा होती है उसमें बलुई मृदा है, उसके अंदर तापमान चाहे अधिक हो चाहे कम हो, इसमें अंदर बैठा रहता है धूप के, तो इसका जो रंग और जो बलुई मृदा है इसका समान होता है, तो दिखाई नहीं देता है।
और जैसे ही जो रेत के दौरे में कोई व्यक्ति जाता है तो उसके खा जाता है। तो ये पीवड़ा सर्प है, तो एक रेगिस्तान की प्रजाति है सर्प की, और इसका रंग पीला है और जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। आगे बात करें, आगे बात करने को साथियों, रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च। देखो, रेगिस्तान का मार्च का मतलब कि धीरे धीरे मरुस्थल का बढ़ता विस्तार बढ़ रहा है। जो मरुस्थल है वो पश्चिमी से पूर्वी की ओर और उत्तरी पूर्वी की ओर अपना प्रसार फैला रहा है, या अपने जो उसको बढ़ा रहा है मरुस्थल को। जैसे इस तरफ से इस तरफ, इस दिशा में गतिशील हो रहा है, और इसी जो मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है या धीरे धीरे मरुस्थल बढ़ रहा है, इसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है या मरुस्थल बढ़ रहा है, और ये विस्तार है उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। हरियाणा राज्य की तरफ बढ़ रहा है, हरियाणा राज्य की ओर। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है इसमें अरावली होने के कारण इस तरफ बढ़ नहीं रहा है, और इस तरफ बढ़ रहा है हरियाणा की ओर। आगे बात करें, देखो साथियों, 3 वर्ड मिलते हैं। एक तो रेग, पहले बात इरग, रेग और हमादा। जो इरग है, इरग जो मरुस्थल या बालू का स्तूप, जो मिट्टी के जो बालू का स्तूप है वो बालू का इरग कहलाता है। जो बालू का स्तंभ मिट्टी के जो बने होते हैं, केवल रेत के या मिट्टी के। और जो रेग है वो पथरीला और रेतीला, पथरीला और रेतीला। और हमादा है जो पथरीला। तीनों में से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इरग कहलाता है तो बालू का स्तूप मिट्टी या मिट्टी के जो बालू का स्तूप है वो तो कहलाता है इरग। तो जैसलमेर में है जो बालू का स्तूप जो मिट्टी के या रेत के अपन होते हैं इरग, और जो रेग होते हैं वो पथरीला और मिट्टी के। जो पथरीला मतलब पत्थर की भी है और उसमें मिट्टी दोनों है, तो वो कहलाते हैं रेग। और हमादा जो पथरीला मरुस्थल होते हैं वो होता है हमादा। ठीक है साथियों, आज हमने बात की राजस्थान का जो अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में। आगे का जो टॉपिक है वो हम अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी भटारी प्रदेश, ये आगे क्लास में बात करेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।